हेलो एवरीवन। चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू कि कंपनी ऑडिट इनफैक्ट कंपनी लॉ की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू सी दिस पर्टिकुलर रिव्यू एंड पेपर अनलेस आपका लॉ एग्जाम है या आपका अटेम्प्ट नवंबर 22 या उसके आगे का, और आप जानना चाहते हो एग्जाम कैसी आई है, या फिर आपके मन में देयर आर सम बटरफ्लाइज इन योर स्टमक विच आर बेसिकली क्रिएटिंग प्रॉब्लम एंड यू वांट टू सी दिस। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि कंपनी लॉ का एक रिवीजन सेशन श्रेयांश सर का हमारा प्लान है जस्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन गेट्स ओवर, और यहाँ पे मैं क्विकली आज आपको ऑडिट का पेपर क्या रहा कैसा रहा उसको पूरा एक बार अपन एक क्विक एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेपर का पैटर्न कैसा रहा जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, नॉट समथिंग विच हैज बीन देयर ऑल थ्रू आउट, बट यस स्पेशल ऑडिट पे अच्छा खासा उम्दा एम्फेसिस। The paper, sir, how do you rate it? Simple, easy, manageable? I have stopped rating the paper because एग्जाम जो देता है उसको रहा के ही पता पड़ता है पेपर कैसा है। बट आई कैन से दिस कि विवेकानंद जैसी हमारी मेमोरी हो तो हम जो किताब में सब पढ़ते हैं एक बार में सब याद हो जाता है, तो पेपर बहुत बढ़िया है, फिर सब लिख के आ पाएंगे प्रोवाइडेड किताब सही पढ़ी है। अगर किताब भी गलत पढ़ी है तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इस पेपर की आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देयर वर टू इश्यूज, वन वेदर यू स्टडीड ईच एंड एवरीथिंग विच इज देयर इन द पेपर, और सेकंड इसके अलावा क्या आप उसको वहां पे रिटेन कर पाओगे। सेकंड इज मोर ऑफ अ मैटर ऑफ योर एफर्ट, रिवीजन वीडियोस एंड ऑल टूल्स व्हिच यू हैव यूज्ड। फर्स्ट इज मोर ऑफ द बुकलेट एंड द स्टडी मटेरियल व्हिच यू हैव यूज्ड। आई एम वेरी हैप्पी, प्राउड एंड सो कंटेंटेड टू से कि अगर आप अपने रिवीजन वीडियोस और अपने ड्रोन चार्ट मात्र देख लो, स्टडी मटेरियल तो बहुत दूर की बात है। सारे के सारे क्वेश्चन एक एक्सेप्ट चेकलिस्ट वाला जो क्वेश्चन है जो आज सच इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट से पूछ डाला, एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज देयर इन द चार्ट्स इटसेल्फ, एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई वी से दीज आर नॉट चार्ट्स, दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल। चलिए फटाफट दोस्तों अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। एमसीक्यूज मुझे जो बताया स्टूडेंट्स ने, दे वर कंपैरेटिवली इजी एंड डुएबल। तो एमसीक्यूज वर डेफिनेटली द वन विच वर स्कोरिंग, बट पेपर का पैटर्न स्पेशल ऑडिट का एम्फेसिस क्योंकि अच्छा खासा बढ़ गया। तो जिन्होंने स्पेशल ऑडिट अच्छे से नहीं किया या बहुत ही सुपरफिशियली किया, छोटी छोटी किताबों से पढ़ने वाले वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, आधा अधूरा पढ़ने वाला, ब्रीफ ब्रीफ में कीवर्ड सिर्फ देखने वाला, उन सबको पेपर के आने के बाद ऐसा लगा होगा कि यार क्या लिखा है पता नहीं। एथिक्स 12 मार्क आउट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टोटल पेपर ऑफ 88 मार्क्स, 70 मार्क का आता है, कि इसका ऑप्शनल क्वेश्चन आता है और एक इंटरनल चॉइस आती है। तो टोटल 88 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑल इन ऑल डिस्क्रिप्टिव में आपके 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करना थे, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से 84 प्लस एक इंटरनल चॉइस 88 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? 6 इंटू 3 प्लस एक इंटरनल चॉइस का, यानी 19 क्वेश्चन में से एथिक्स के ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे विच वर क्वाइट डुएबल, provided just that you have read the question carefully, nothing else apart from that. कंपनी ऑडिट में आई कुड से देयर वर टू शॉर्ट क्वेश्चन, एक ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक कारो से रिलेटेड, कारो आईए नहीं था। और एबीसी एनालिसिस आई थिंक काफी ठीक ठाक रहा बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिट चैप्टर एंड द चैप्टर्स वी कुड प्रिडिक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम, एंड इट वाज प्रीटी मच लाइक दैट। कंपनी ऑडिट में देयर वाज अनदर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू आईसीओ और एफआर चेकलिस्ट व्हिच इज वन डिसेंट गुड क्वेश्चन, तो आई कैन से 3 क्वेश्चंस ऑन दैट। एक ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस मटेरियलिटी वाला था, तो इसलिए मैं 3 क्वेश्चन प्लस कह सकता हूँ। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर वी आर डिसेंट, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, 24 मार्क्स का इसका टोटल वेटेज रहा था। 5 क्वेश्चन जिसमें से 2 कंपलसरी में, मैं कहता हूं हर बार कंपलसरी क्वेश्चन में 2 एसेस के आते ही आते, तीसरा कंपनी ऑडिट, या इस बार तो ऑटोमेटेड आ गया। किसी ने अगर अपना एक वो दासू वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था, कभी आपने देखा होगा, तो उसके कंटेंट अपन ने पूछे थे अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसी के ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके कुछ 5 पॉइंट्स और डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे 230 का रेफरेंस देके लिखना था। एंड देन स्पेशल ऑडिट पूरा भरा हुआ था। मैंने आपको बताया था एबीसी एनालिसिस में भी कि स्पेशल ऑडिट 40 मार्क्स तक का आने लग गया। इस बार डिस्क्रिप्टिव में 37 मार्क्स का था। एक बार मैं क्विकली आपको एमसीक्यूज, आज से आप लोगों ने पेपर दिया है तो नथिंग टू शेयर देयर, बट यस एमसीक्यूज में देयर वर 2 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज हैव बीन टोल्ड, एक इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड और एक मिक्स था कारो एसक्यूसी, और फिर बहुत सारे अलग अलग मुद्दों के ऊपर क्वेश्चन आए थे। ये एमसीक्यू लिस्ट में अलग से शेयर कर दूंगा। दिस इज मोस्टली रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन देयर एग्जाम नाउ एंड जस्ट वांट टू हैव एन असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ द पेपर एंड द एग्जाम वाज। चलिए नाउ लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच आयुष फॉर द ड्रोन चार्ट थिंग, और इंटर वाले भी ओके इंटर वालों को आज मैंने 2 वीडियोस दिए। अभी अपन यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल अबाउट। एसक्यूसी 1 का क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन बैंक शेयर करी थी, कई क्वेश्चन बैंक का स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि सर इसको बेस बना के चल ले, तो ऑडिट में क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं।
टॉपिक्स रिपीट होते हैं पर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे या कोई भी आईसीआई की क्वेश्चन बैंक का आप पास्ट एग्जाम की कंपाइल करके उसके कंपाइलेशन से कंपेयर करोगे तो आपको कुछ ही क्वेश्चंस वहां पे कॉमन मिलेंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस यू विल फाइंड एडिशनल। बहुत ही फटाफट मैं दोस्तों एक साथ फटाफट आपके साथ ये डिस्कस करूंगा और साथ साथ में ड्रोन चार्ट के कौन से पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन का आंसर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज आपको ड्रोन चार्ट में मिलेगी। ड्रोन चार्ट हैव एक्चुअली एवरीथिंग विच इज देयर इन दिस पर्टिकुलर पेपर। पहला क्वेश्चन वेरी ब्रीफली आई एम जस्ट टेलिंग कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया था कि पीक्यूआर एसोसिएट्स है जिसमें पी क्यू और आर तीन पार्टनर्स हैं, लिस्टेड एंटिटी है और कहा गया है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले पी ने आर से पूछा, पी एंगेजमेंट पार्टनर था, उसने आर से पूछा कि हे आर मेरे भाई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर दे। उसका यह कहना था कि ये करने से उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी और दूसरा ये था कि भाई क्या क्या एस्पेक्ट्स उसको चेक करना चाहिए। ये बेसिक दो चीजें थी जो आपसे यहाँ पे असेस की गई थी। एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर एसक्यूसी 1 के रेफरेंस में देना पड़ेगा। और अगर मैं एसक्यूसी 1 की बात करूँ तो एसक्यूसी 1 प्राइमरली क्या कहता है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की जिम्मेदारी होती है कि उसे बुलवाना होता है, सॉरी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि उसे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को बुलाना होगा और बुला के बोलना होगा कि भाई मेरा रिव्यू कर दे। उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, ही विल स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट। एरियाज क्या क्या चेक करना होते हैं, तो देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज टू बी चेक्ड व्हिच विल इंक्लूड independence consultation, documentation, significant judgments, discussions and financial statements whether as per format or not, और जो रिपोर्ट इशू की है whether it is appropriate to the circumstance or not। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स अगर आपने लिखे होंगे तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, कंपलसरी क्वेश्चन में मजे हो गए। इसका अगर आपको ड्रोन चार्ट में रेफरेंस देना है तो बेसिकली दिस इज ऐसे 220 जहां पे आपको इसका रेफरेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज ऑल अबाउट। मैं एक शीट कंपाइल कर दूंगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन आंसर साइड में रख दूंगा ताकि आप उसको रेफर कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जेकेएल लिमिटेड का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। बहुत फटाफट एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि यार कोई ऑडिट पे गए और शुरू में देखा कि ओ माय गॉड इस कंपनी में तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो कमबख्त तो बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिस्क बहुत बड़ा है। तो ये बोल रहे हैं कि एंगेजमेंट टीम के साथ जो हमारा डिस्कशन होता है ऐसे 240 के अंतर्गत 315 का रेफरेंस दिया है, 240 पढ़ोगे तो उसी में आता है ये रेफरेंस। तो उसमें क्या क्या मैटर्स हैं जो हमें एड्रेस करना चाहिए। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, ड्रोन चार्ट में सीक्वेंशियली आगे बढ़ते जाते हैं, वो सारे मैटर्स हमको मिल जाएंगे। ये 220 का हो गया, अब आते हैं 240 पे। अगर आपने एबीसी क्लासिफिकेशन देखा होगा, मैंने बोला था 240 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एसक्यूसी 1 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, दोनों पे क्वेश्चन आ गए। हमने जो प्रिडिक्ट नहीं किया था वो एक ऐसे 230 के ऊपर जो क्वेश्चन आया दैट वाज नॉट प्रिडिक्टेड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नेवरदलेस डिस्कशन बिटवीन एंगेजमेंट टीम, ये सारे मुद्दे आपको लिखने हैं। दिस इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू डिस्कस। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, ओ माय गॉड, ये तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का है। बेसिक क्वेश्चन पूछा था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, आपको एक तो एग्जाम्पल कोड करना था और साथ में अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कैसे लोगे और क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए यू विल हैव टू जस्ट, अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो मुद्दा है, और वो नहीं देखा है तो यहाँ पे आप सिंपली देख लीजिए। दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू रेफर, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है, इसे 230 लगाना पड़ेगा। ओके, बल्ले बल्ले हो गई, चलो बहुत बढ़िया। रिफंड ऑफ शेयर एप्लीकेशन विल बी क्लासिफाइड अंडर अदर करंट लायबिलिटी। ओह हाँ, अच्छा, किसी ने मुझे बोला एफआर के भी 2 क्वेश्चन आए थे उसमें। आई विल हैव टू हैव द फुल क्वेश्चन देन टू आंसर। This was question which said Mr. K appointed statutory auditor on internal control over financial reporting की रिपोर्ट देना है मार्च 2022 में। He is preparing a checklist to form question testing internal control over cash and bank balance. Honestly speaking, आपके मॉड्यूल में ये चेकलिस्ट पहले हुआ करती थी, बहुत पहले, ओल्ड कोर्स में, न्यू कोर्स में कहीं पर भी नहीं है। 1 सेकंड, ये गाइडेंस नोट है कैश एंड बैंक का, उसके अंदर ये चेकलिस्ट दी जाती थी। पुराने जमाने में हम पढ़ाया करते थे बच्चों को, but then that guidance note is not specifically there in the course. Surprisingly, it was asked in the exam. तो यू हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर चेकलिस्ट, उसकी कई सारी लिस्ट होती है, एज इन बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं है, किस तरह से काउंटिंग होती है, रिकंसिलिएशन होता है, स्टफ लाइक दैट। आगे पूछा है व्हेन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ओवर आईसी ओवर एफआर वेदर के टू टेस्ट ट्रांजैक्शन ओनली एट द बैलेंस शीट डेट। तो इसका आंसर होगा आईसी ओवर एफआर में रिपोर्टिंग बैलेंस शीट डेट के स्टेटस की होती है, लेकिन चेकिंग आप ऑब्वियसली साल भर की करेंगे। और आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि हम चेकिंग साल भर की करेंगे, लेकिन कोई इंटरम पीरियड के मिस हमें डेफिशिएंसी कंट्रोल की मिली जो ईयर एंड तक करेक्ट हो चुकी है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में रिपोर्ट मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, तो दिस वाज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच हैड सम चेकलिस्ट रिलेटेड इशू। नेवरदलेस द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज समथिंग व्हिच इज देयर इन योर अगेन ड्रोन चार्ट। अगर आप देखोगे कंपनी ऑडिट के ड्रोन चार्ट में, वहां पे दिया हुआ है आईसी और एफआर की रिपोर्टिंग जब आप करते हैं तो उस रिपोर्टिंग में आपको किस चीज का ख्याल रखना है। इनफैक्ट आपको रिपोर्टिंग ईयर एंड की करनी है, लेकिन चेकिंग जो आपको करना होगी दैट विल बी समथिंग व्हिच यू विल हैव टू डू फॉर द ईयर।
यहाँ पे देखिए आपको रिपोर्टिंग कब पीरियड की करनी है, इसमें पूरे ये एक्सप्लेनेशन जो अभी अपन ने बात की समझाया गया। ओके दोस्तों, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका कारो 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओ माय गॉड, इस पे कारो लगेगा क्या? तो इसने वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी 10 करोड़ के लिए, तो 1 करोड़ के ऊपर की फैसिलिटी है तो आपके ऊपर कारो लग गया। 5 करोड़ से ऊपर की अगर फैसिलिटी होती है तो कारो के अंतर्गत आपका जो पॉइंट है उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि वर्किंग कैपिटल लिमिट अगर आपने ली है बैंक से 5 करोड़ से ज्यादा की, तो उस पर्टिकुलर केस में क्वार्टरली स्टेटमेंट जो दिए हैं क्या उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे क्वार्टरली स्टेटमेंट जो आए उसमें बुक्स और जो हमने बैंक को इन्फॉर्मेशन दी है वो डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा इज द कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट वैलिड। मैनेजमेंट का कहना है भैया तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, हम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, हमें देना पड़ेगा और इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको कारों के अंदर देना पड़ेगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कारों में अगर जाएंगे यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर clause under caro under which this will be directly reported. This is where it is. Inventory का आपका clause है 2, उसके अंदर पार्ट बी जिसके अंदर ये 2 क्लॉज के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। क्वार्टरली होता है वहां पे, यहाँ पे भी क्वार्टरली दिया गया है, रिपोर्टिंग हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आई थिंक एवरीथिंग्स फाइन। अगले पे आते हैं, चलिए। क्या ऐसे 450 1B में रिलेटेड पार्टी में मेंशन किया जा सकता है? दैट्स एन असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अगर आपको हाई रिस्क एरिया बोले गए तो आप क्या रिलेटेड पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, दैट कुड बी वन पर्टिकुलर कॉल। बट क्योंकि 240 का स्पेसिफिक रेफरेंस दिया गया है, आई थिंक 240 इन इटसेल्फ हैज दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एज वेल। चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट ईयर। अभी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोपराइटर डाइड ऑन 15 सितंबर और भाभी जी भाभी जी ने 30 सितंबर को ये बेच दी, तो 1 साल बाद बेची है। 1 साल बाद नहीं बेच सकते, 1 साल तक रखता है इंस्टीट्यूट, उसके बाद नाम डिलीट कर देता है अनलेस डिस्प्यूट हो एलआर में और आपने इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म किया हो। तो यहाँ पे 1 साल के बाद है तो इस कारण से इशू हो सकता है। डायरेक्ट सा क्लॉज था, आप देखेंगे तो इसमें आपके ड्रोन चार्ट में आई डोंट थिंक इसको बताने की भी जरूरत है। कोड ऑफ एथिक्स में सेल ऑफ गुडविल देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोविजन दैट यू हैव टू डू इट इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 2 में आता है। क्लॉज 2 इसलिए क्योंकि शेयरिंग नहीं होना चाहिए अगर आप गुडविल सेल करते हो, तो वो लॉजिक से यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया, which says it is 1 year from the date of death or from the decision of disputed LR if it is disputed, which is not the case. चलिए दोस्तों, टैक्स ऑडिट के अंतर्गत जब अपन पढ़ते थे पावर बैच में भी मैंने बोला था टैक्स ऑडिट में एडमिसिबल इनएडमिसिबल वाला और एक क्लॉज 29, ये बड़ा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उससे रिलेटेड था और एक एमएसएमई का था। ये बोल रहे हैं पीक्यूआर पार्टनरशिप फॉर्म है ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में, उसने टैक्स ऑडिटर अपॉइंट किया 22-23 के लिए। आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो और आपने देखा 50,000 का इंटरेस्ट एमएसएमई को दिया। क्लॉज 22 के अंतर्गत आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आ जाते हैं स्पेशल ऑडिट के ड्रोन चार्ट पे। ड्रोन चार्ट के अंदर अंदर फिस्कल ऑडिट्स पे आ जाते हैं। फिस्कल ऑडिट्स में आई थिंक क्लॉज 22, यस, ये क्लॉज नंबर याद रखना बड़ा ही अजीब सी बात होती है, खैर एनी विच वेज, तो ये यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट है 10,000 का, हमने इंटरेस्ट एग्जाम्ड इनकम से रिलेटेड, टैक्स रिलीफ बॉन्ड पे एग्जाम्ड इनकम है उससे रिलेटेड खर्चा है। क्लॉज 21 में कहा गया है कि अगर आपने कोई भी 14A की इनकम कमाई हो, उसमें 14A में जो इनएडमिसिबल होगा, एग्जाम्ड इनकम कमाने के खर्चे डिडक्शन में नहीं जाते, तो वो लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको रिसीव हुए हैं, ये एक्सपेंस नहीं है। यू हैव रिसीव फ्रॉम सम अदर पर्सन फॉर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, पर ट्रांसफर कैपिटल गुड्स का हुआ नहीं और आपने इसे फॉरफिट कर लिया। तो इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है 29A, जिसको क्लास में आई यूज टू मार्क इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये देखो आपको दिख भी जाएगा मार्क किया, और 29 है, इसमें आपको इसे अदर इनकम में दिखाना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ असेट से रिड्यूस नहीं होगा, वहाँ पे रिपोर्टिंग होगी। तो ये चीज़ें अगर आप रखोगे तो इतनी मेहनत करके 5 मार्क आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। Then in that part, next, TQR Limited is engaged in business of garment manufacturing, registered office at Mumbai, branches across India. एक सीनियर मैनेजर ने फॉल्स लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर किए हैं। मैनेजमेंट ने आपको फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया और आपको डिजिटल फुटप्रिंट से साउंड टेक्निक्स का प्रयोग करना है। रिवीजन वीडियोस मैंने शेयर किए थे, उसमें मैंने डिजिटल फुटप्रिंट वाला आपको पॉइंट बताया था। ये बेसिकली आपकी जो टेक्निक्स होती है फॉरेंसिक ऑडिट की, उसके अंतर्गत विद इन द वेरियस टेक्निक्स यू हैव दिस पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स. That is something which you would have to quote very quickly. This is where your forensic audit is and these are your techniques. ये एकदम सीधे सीधे दिख गए, एकदम आपको ब्रैकेट वाली स्लैश वाली मिलेगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारी टेक्निक्स आपको मेंशन करना थी। बोलना आसान है, वहाँ पे याद आना चाहिए, दैट्स अनदर मैटर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज द आंसर। Qualified Chartered Accountant started practice as proprietor in the name of K and Associate 2015-16. Listed entity. Appointed K and Associate 31st March year ended. K signed the balance sheet for 31st March 22. On 14th May, इसने बैलेंस शीट साइन कर दी। के एन एसोसिएट नेवर सब्जेक्टेड देमसेल्व्स टू पीयर रिव्यू प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट सिंस इट्स इंसेप्शन ऑफ प्रैक्टिस। लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करने के लिए अब अनिवार्य है कि पीयर रिव्यू आपकी फर्म का होना चाहिए, इन्होंने कभी नहीं करा है। आगे
कमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड शेड्यूल देयर टू, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया सी एक्ट पे अंदर कमेंट करना है, तो पीयर रिव्यू का रेफरेंस एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज सी एक्ट का रेफरेंस, और सी एक्ट के रेफरेंस में मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार देयर शुड बी अ रेफरेंस गिवन फॉर 2 क्लॉजेस. पहले आप शेड्यूल 2 के अंतर्गत पार्ट 1 में क्लॉज 9 दे दीजिए कि जो भी एप्लीकेबल जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स है वो आपने फॉलो नहीं किए, और आप शेड्यूल 2 पार्ट 2 का क्लॉज 1 जिसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रावेंशन विद एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस, क्योंकि पीयर रिव्यू का स्टेटमेंट आप देखोगे तो उसकी हेडिंग में ही अपन ने लिख रखा है दोस्तों. और ये जो नया मॉड्यूल है आपका आईसीआई का, उसमें भी उन्होंने बोला है कि पीयर रिव्यू की गाइडलाइन को, पीयर रिव्यू के स्टेटमेंट को डीम्ड गाइडलाइन माना गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए. आप देखिए जहां पे ये चैप्टर शुरू होता है उसमें एकदम हेडिंग पे टॉप पे दिया हुआ है, इवन ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैड एम्फेसाइज दिस, और मैंने रेफरेंस दिया था क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2 ऑफ द सी एक्ट. तो ये प्लस अगर आप कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे तो when you go to code of ethics, there also you will be able to find this particular provision which is given with respect to peer review, wherein it is specifically given कि ये एक requirement है जो ऑडिटर को fulfill करना चाहिए. And if you want to see this particular thing, the reference of peer review is given under schedule 2 part 1 clause 9. तो मेरे हिसाब से इसमें सेफर साइड पे आप 2 क्लॉजेस के रेफरेंसेस दे सकते थे. डेफिनेटली शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1 देना ही चाहिए था. तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और यहाँ पे आप क्लॉज 9 देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी के अंतर्गत इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपने पीयर रिव्यू प्रोसेस किया और आपके पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है. अदरवाइज माना जाएगा कि आपने जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स जो एप्लीकेबल है उसका कंप्लायंस नहीं किया, क्लॉज 9 के अंतर्गत कवर होंगे. चलिए, comment on the following light of certificate in compliance of conditions of corporate governance to be issued under SEBI LODR. बेसिकली ये पढ़ के ऐसा लग रहा था कि ये लॉ का क्वेश्चन है इतना डिटेल्ड. इसमें अपन बात करें, अगर हमने सिर्फ क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल कोड किया है तो मैंने आपको कहा कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, तो उसका कोड करना मेरे हिसाब से वो क्रिटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी था. चलिए, ये आपका पूरा लोडर है दोस्तों. कंपनी लॉ में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ऑडिट में भी अपन कवर करने की कोशिश करते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. टॉप 1000 कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 20 डायरेक्टर है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है. चलो अच्छी बात है. अब इससे रिलेटेड हमें क्या क्या मालूम है. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 70 साल की एज है जितना मुझे ध्यान है, 75 के ऊपर स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है. एक डायरेक्टर, दूसरी 8 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर है. अब मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी में आप डायरेक्टर हो सकते हो, तो वो डायरेक्टर ने देखा जाए तो रेगुलेशन 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन और 17 है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, तो 17 है कि रेगुलेशन कंप्लाई नहीं करी है. अपने को कमेंट करना है लाइट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमें जो इशू करना है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि भैया ये कंप्लायंस नहीं हुआ है. मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज सर्विंग. अच्छा, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है दूसरी 4 लिस्टेड कंपनी में जिसमें से एक के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है. तो अगर आप किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो आप मैक्सिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप इन अदर कंपनीज एक्सेप्ट कर सकते हो, पर इसमें सिर्फ लिस्टेड एंटिटी जहाँ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है वो देखा जाता है, तो ओके लगता है ये. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो उस केस में आपके 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, पर वो प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर ग्रुप है, तो यहाँ पे वो प्रमोटर से खुद ही प्रमोटर है लिस्टेड एंटिटी का, तो फिर उस केस में आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. 20 का आधा होगा 10, यहाँ पे 9 ही है. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्विंग एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन 8 लिस्टेड एंटिटीज जिसके स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है शेयर्स, वो नहीं चलेगा. मैक्सिमम 7 में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं. चलिए, तो ये आपका कंपनी एक्ट का लोडर का प्रोविजन हो गया. आई होप दैट्स फाइन. नेक्स्ट, योर फर्म इज बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर. पावर बैच कब शुरू होगी ऑडिट की? पावर बैच ऑडिट की इसके लिए नहीं रहेगी, एफआर की रहेगी. ऑडिट की पिछली पावर बैच हम यूज करेंगे बिकॉज दैट इज अपडेटेड एंड रेलेवेंट फॉर नवंबर 22. अभी हम एफआर की नई बैच स्टार्ट करने वाले हैं जून फर्स्ट वीक में. ऑडिट में वी हैव रिवाइज द बैचेस, और जो आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का वीडियो देखा होगा, ऐसे वीडियोस हमने सारे बना दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू योर स्पेशल ऑडिट चैप्टर. विद इन मंथ्स टाइम दैट बैच वुड बी आउट. चलिए, यू बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, यानी इससे ही समझ में आ गया आपको कि ये बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है और इसमें कंटिजेंट लाइबिलिटी है. तो इसमें बोला गया है कि क्या पॉइंट चेकलिस्ट आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में कंटिजेंट लाइबिलिटी में कवर करोगे. ये आपको बैंक ऑडिट का रिवीजन अगर कभी देखा हो आपने, जो शेयर किया था मैंने, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी जिसमें बोला था एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स और कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है. उसमें भी मैंने बोला था जो जो एसएम के अमेंडमेंट्स आए ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना. और अगर आप देखोगे तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी का ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर में आप क्या क्या चीज़ें कवर करोगे विथ रिस्पेक्ट टू कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये एसएम 2022 का एडिशन है. ये पूरा पॉइंट है. A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे आपको याद हो गई है, एग्जाम में पूरा लिख पाएंगे कंप्लीट. भाई माय ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू एक्सप्लेन यू वेल, ट्राई टू हेल्प यू रिमेंबर. ऑब्वियसली विद रिविजन्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर, गिव यू मटेरियल व्हिच कवर्स एवरीथिंग. दिस इज समथिंग व्हाट वी डू.
चलिए, होता है कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर ऑडिट में इतना समय, इतने लेक्चर, इतना मटेरियल, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कम से कम कवरेज पूरी। आप शॉर्टकट लोगे, बाद में आपको एग्जाम में लगेगा मैंने लिख के आया वो पर्टिकुलर मैटर ही नहीं है, काम नहीं आएगा, और वो शॉर्टकट लॉन्ग कट ही पड़ेंगे। और ऐसे भी हम कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस या लेक्चर्स नहीं रहते, एक डिसेंट टाइम में कवर हो जाता है। चलिए, को सोप और कॉस्मेटिक के ये मैन्युफैक्चरर है ओके, और इनके ऑपरेशन दिल्ली में, ओ दिल्ली दिल वालों की। Planning to expand its operation across India. Before expansion, top management of XYZ Limited is willing to appoint CAT for conducting management audit. अच्छा, तो ये management audit का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? You've been requested to tell the causes of antagonism. आपने अगर ABC एनालिसिस देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था मैनेजमेंट ऑडिट में बिहेवियरल एस्पेक्ट वाले मैटर्स चेक करिए, ये उसी से रिलेटेड मैटर है। एंटागोनिज्म आपको एकदम, आप मैनेजमेंट ऑडिट पे जाओगे तो आपको एकदम वहाँ पे अलग से ही दिख जाएगा। क्लास में अपन जब डिस्कस भी करते थे तो मैं बताता भी था बिहेवियरल इशू अलग मैटर होता है, एंटागोनिज्म वाले मुद्दे अलग होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। मैनेजमेंट ऑडिटर में अगर एंटागोनिज्म वाले कॉजेज आए तो ये वाले कॉजेज आपको लिखना होंगे। बिहेवियरल इश्यूज कैसे मैनेज करते हो हम बताते थे, ड्रोन चार्ट में वो लड़की आएगी वो वाला है, और ये मैनेजमेंट ऑडिट के एंटागोनिज्म के ये वाले पॉइंट्स है। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू विल हैव टू कोट। ये भी वापस से ड्रोन चार्ट से आ गया, जीते रहो। You've been appointed as auditor of Safe Life Insurance. इसके अंतर्गत कहा गया है कि पॉलिसी लैप्स रिवाइवल और रोल ऑफ ऑडिटर। ऐसा लगता है जो इन्होंने पूछा है उसी की यही ड्रोन चार्ट से उठा के पेपर बनाया इस बार, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। क्योंकि ये देखो क्या पूछा उन्होंने कि लैप्स ऑफ पॉलिसी और रिवाइवल बताओ और ऑडिटर का रोल बताओ। ये देखो अपन जाएंगे तो अपने को वैसी की वैसी हेडिंग मिल जाएगी, पॉलिसी लैप्स और रिवाइवल रोल ऑफ ऑडिटर, बस ये लिख डाला। मतलब ऐसा है कि अगर अपने को ओपन बुक देते हो स्क्रीनशॉट लगा लगा के दे देते हो। ओपन बुक ये बढ़िया बोला सर आपने। चले, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर क्लॉज FG 229A एंड 28C क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, आपको बोला है पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इन डिस्चार्जिंग द फंक्शन। एकदम थ्योरी पेपर आया इस बार। तो भैया पावर्स क्या है उसके, और पहला अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली किसी कंपनी के द्वारा तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या करेगा। अनफॉर्चुनेटली पीयर रिव्यू में काफ़ी अमेंडमेंट्स आए थे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग पीयर रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन आएगा। वो तो आ गया पीयर रिव्यू का क्वेश्चन, किससे रिलेटेड, कोड ऑफ एथिक्स, और ये क्वालिटी रिव्यू पूछ डाला। खैर एनी विच वेज इंस्टीट्यूट भी बोलता है भाई हम कुछ भी कहीं भी पूछ सकते हैं। ये जो अपना क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है ये सेक्शन का रेफरेंस है। बेसिकली आपको ये पावर्स के बारे में लिखना था, और इसमें ये कहा गया था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंबर से मांगी और नहीं मिली तो हम ICI को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बोर्ड को दिलाए, तो वो वाला एस्पेक्ट आपको लिखना था। हैरी इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर डीलिस्ट। डीलिस्ट इज अ लिस्टेड एंटिटी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बी ड्रॉन इन कंप्लायंस विद इंड AS। ठीक है भैया, तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर 21-22 का ये लिस्टेड एंटिटी है और इंड AS फॉलो कर रहे हैं। कोई फेयर वैल्यू एस्टिमेट कॉम्प्लेक्स मैटर पे लिए हमें आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट करना है उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। एस्टिमेशन प्रोसेस, तो ये बोला गया है गाइड विद रिगार्ड टू द एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। और इससे पहले कहा गया है कि हम क्या लगा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो ये आप सीधे सीधे उड़ जाइए, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये पूरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ऐसे 540 अनदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैटेगराइज स्टैंडर्ड 540, और उसके अंतर्गत आप जाएंगे तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन गिवन हियर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हम क्या लगाते हैं और मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। जब हाई डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है तो हम कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्राइमरली दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू बेसिकली राइट। चलिए भैया, अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिस्टेड कंपनी, 3 सब्सिडरी है आपकी MN ऑलेर और 15 ब्रांचेस हैं आपकी। ऑडिटर ड्यूली अपॉइंटेड फॉर सब्सिडरी और ब्रांच, सबके अपॉइंट हुए हैं। मटीरियलिटी डिसाइड करनी है ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सब्सिडरी भी आ गई इसमें। Then what should be the consideration of CAH? How should he deal with in his report if there are observation like instances of modification, emphasis of matter as per SA 705 made by component auditor? तो दोस्तों this is something also which we discuss कि ICI का guidance note है audit of consolidated financial statement में plus SA 600 है। ये दोनों के दोनों क्या कहते हैं, both of them से कि materiality provisions would apply even in consolidated financial statement, यानी कि ऑडिटर को देखना है कि उसको क्या लगता है, कौन सी सब्सिडरी उसको लगता है मटेरियल है, और जो मटेरियल है उसके लिए ही फिर उसे क्या करना है, अपडेट लगानी है। तो ये मटेरियलिटी कंसिडरेशन है। कंपोनेंट ऑडिटर ऑब्जर्वेशन आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन पेरेंट ऑडिट रिपोर्ट सब्जेक्ट टू मटेरियलिटी, यानी आपको मटेरियल लगे तो ही इंक्लूड करना है, अदरवाइज आपको रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी मटेरियलिटी कंसिडरेशन लगेंगे, ऐसा नहीं उन्होंने रिपोर्ट किया तो हमें करना ही करना। इसमें क्योंकि स्पेसिफिक रेफरेंस 705 और 6 का दिया है तो आपने कारो का रेफरेंस नहीं भी दिया तो चलेगा, अदरवाइज कारो का क्लॉज 21 भी कहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कारो की रिपोर्ट में ऑफ सब्सिडरी कोई एडवर्स रिमार्क है तो उसको आपको यहाँ पे कोट करना पड़ता है। बट आई डोंट थिंक उसकी एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट की रही होगी। टीम लीडर है भैया हम 10 मेंबर के, वाह
मल्टीनेशनल कंपनी है, वाह बड़ा चढ़ा रहे हैं हमको एकदम। ऑल द टीम मेंबर्स आर कंसर्न्ड अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 2021 से इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आया था। आपको बोला है कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एग्जाम्पल बताइए जो चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। तो अपन पढ़ते थे ऐसे 230 में देयर आर सर्टेन मैटर्स जिसको डॉक्यूमेंट ना भी किया जाए तो चलता है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट दीज पर्टिकुलर मैटर्स असेंशियली नीड नॉट बी डॉक्यूमेंटेड बिकॉज ये वर्किंग पेपर्स से अदरवाइज क्या होते हैं, ईजिली विजिबल होते हैं। हालांकि ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं, इससे आंसर के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मेजर मार्क्स मिलेंगे, पर आपको इसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में देना होगा। उसके लिए अपने को मॉक टेस्ट पेपर का आंसर देखना पड़ेगा, जो मैं आपको सोल्यूशन शेयर करूंगा उसमें दे दूंगा। स्पीच दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, भाई ने क्या क्या बोला, एक तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, तो अपने इसने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हाईलाइट किए, तो मेरे हिसाब से क्लॉज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 1 इसके कारण लगा देना। और दूसरा वर्क सॉलिसिटेशन किया है, तो उसके लिए आप क्लॉज 6 पार्ट 1 और शेड्यूल 1 लगा देना। ये स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन है, एमटीपी आरटीपी सब जगह आया हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोड ऑफ एथिक्स में कोई दम नहीं था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इस पर ज़्यादा समय नहीं देना था आपको, स्पेशल ऑडिट पे समय देना था। मैं शुरू से बोल रहा हूँ डेढ़ दिन के आपके समय में, दैट इज़ वाई मैंने रिविजन भी सारे आपको स्पेशल ऑडिट फोकस करके शेयर किए थे। थोड़ा एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, ऐसा तो मान गए होगे शायद अब आप लोग। चलिए भैया, फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट था, ये तो यार एकदम सही आया क्वेश्चन। सीए ने देखा कि कुछ ट्रेड पेबल रिसीवेबल जो एग्जिस्टेंस में नहीं थे, मैनेजमेंट ने फैब्रिकेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। सीए को पता था कि ये फैब्रिकेटेड है, फिर भी उसने ये फॉल्स अकाउंट फेसलेस सेटलमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया। मैंने एक रिवीजन वीडियो शेयर किया था, उसमें लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का रिवीजन वीडियो शेयर किया था, जिसके अंतर्गत मैंने बोला था ये चैप्टर है जो तुम पढ़ के तो जाओगे नहीं, इसलिए ये 15 मिनट का रिवीजन वीडियो ही सुन लो, इससे ही शायद तुम्हारा काम हो जाए। और जो लोग सुन के गए होंगे और कभी काम में आया होगा, बताना चैट में काम आया क्या अगर सुना था तो। आई थिंक देयर वर्क वुड हैव बीन डन। ये प्योरली आपका लाइबिलिटीज अंडर इनकम टैक्स है। नॉर्मली कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसकी चेक करने की जवाबदारी नहीं होती है, पर आपको मालूम है चीज़ें गलत है, फिर भी आप गलत रिपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और ये यहाँ पे आपको पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है कि अगर आप मटीरियली कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हो, नोइंग इट टू बी फॉल्स, देन दैट केस यू विल बी हेल्ड इन फैक्ट इम्प्रिजनमेंट, और ये सारे प्रोविजन लगेंगे। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ दोस्तों अपना क्या डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। दिस इज बेसिकली, अच्छा है कोई लिमिटेड रिव्यू, ऑडिटर रेजिग्नेशन, ये क्या एमसीक्यू है क्या कोई जो आप डिस्कस कर रहे हैं? नेवरदलेस दैट्स अबाउट इट। कंपनी लॉ पढ़िए अच्छे से 8 बजे से। श्याम जैन सर, वन ऑफ दी, आप पढ़ेंगे तो उससे समझ में आएगा। आई शुड नॉट बी टॉकिंग टू मच अबाउट हिम, बट ही इज एक्चुअली वन ऑफ दोज फैकल्टीज जो देंगे आपको एक ऐसा ज्ञान जिससे आएगी आपकी एक ऐसी पकड़ के लगेगा वाकई कि लॉ में हो गई अपनी पावरफुल प्रिपरेशन। ही इज हैविंग अ लाइव रिवीजन सेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो अभी 8 बजे से शुरू होने वाला है और मैं 8:05 कर चुका हूँ। क्षमा करें श्रेयान सर, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स। और फिर मुलाकात होगी दोस्तों, अपनी चिट चैट करेंगे आपकी पूरी एग्जाम्स होने के बाद। Thank you very much. Tata, see you, bye. If I have missed on any particular question, you can put it in the comment or telegram, but I would rather request कि आपका एग्जाम खत्म होने के बाद आप करिएगा। ठीक है जी, चलिए MCQs में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के अपने ग्रुप पे। थैंक यू, टाटा, सी यू, बाय।